Let's continue our topic. France abolishes monarchy and becomes a republic. The situation in France continued to be tense during the following years. जो फ्रांस की सिचुएशन थी वो आने वाले टाइम में बहुत ही टेंस होने वाली थी, बहुत ही टेंस बनी हुई थी। आने वाली जो टाइम में उनकी जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा टेंस बनी रही आने वाली टाइम में उनकी। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the king of Prussia. Although जो लुई 16 थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिए, परंतु उन्होंने क्या किया, सीक्रेट मीटिंग वो कर रहे थे प्रशा के साथ, प्रशा के जो राजा के साथ या प्रूशिया के राजा के साथ वो क्या कर रहे थे, सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। एंड रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस। जो रूलर्स थे अदर नेबरिंग कंट्री के, जो पड़ोसी कंट्री थे, वो भी बहुत वरीड थे, वो लोग भी चिंता कर रहे थे कि फ्रांस डेवलप कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है फ्रांस में। और फिर उन्होंने भी प्लान्स बनाना स्टार्ट कर दिया एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। तो उन लोगों ने भी प्लान बनाया कि वो अपने ट्रूप्स को, वो अपने सैनिकों के झुंड को वहाँ पे भेजेंगे और उनके इवेंट्स को डाउन करेंगे, जो उस इवेंट, जिस इवेंट से वो अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। और 1789 की समर में होने वाले ऐसी घटनाओं को 1789 में कुछ घटनाएं घटने वाली थी। 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसे इवेंट्स के लिए उन नेबरिंग कंट्री के जो रूलर्स थे उन्होंने अपने ट्रूप्स को भेजने की वहाँ पे प्लानिंग की। लेकिन क्या हुआ, बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले ही वो लोग प्लान कर रहे थे, बट इससे पहले ही जो नेशनल असेंबली ने क्या प्लान बना लिया, उन्होंने वोट किया 1792 पे और डिक्लेयर कर दिया वॉर प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के अगेंस्ट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वॉर। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स thronged from the province to join the army। थाउजेंड्स ऑफ जो वॉलंटियर्स थे वो खुद ही आर्मी में भर्ती होने के लिए जमा होने लग गए, ठीक है, खुद ही अपनी मर्जी से वो आर्मी में ज्वाइन करने लग गए आर्मी को। They saw this as a war of the people against the kings and aristocracy all over Europe। Aristocracies all over Europe। They saw this was a war of the people again। और उन्होंने देखा कि ये जो वॉर है वो पीपल लड़ रहे हैं अगेंस्ट अपने किंग के विरुद्ध, वो राजाओं एवं कुलीनों। एरिस्टोक्रेसीज मीन्स कि कुलीनों के विरुद्ध हमारी जो जनता थी वो वोट लड़ रही थी, मतलब वो वॉर लड़ रही थी। जो पीपल थे वो राजा और कुलीनों के खिलाफ वॉर लड़ रहे थे ओवर, मतलब ऑल ओवर यूरोप में ऐसा होने लगा था। Among the patriotic songs they sang was the Marseillaise, composed by the poet Rajet D. Lai। उनके वो देशभक्ति गाना गा रहे थे या देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि, मतलब किस पोएट ने लिखा था,
रॉजर डी लाइन ने क्या लिखा था? मार्सिले भी था। उनके वो देशभक्ति के जो उन्होंने पेट्रोटिक सॉन्ग गाना स्टार्ट कर दिया। मार्सिले वो पेट्रोटिक सॉन्ग कर रहे थे, गा रहे थे। एंड वो पेट्रोटिक सॉन्ग किसने कंपोज किया था मार्सिले को? रॉजर डी लाइन ने कंपोज किया था। एंड इट वॉज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय volunteers from Marseilles as they marched into Paris and so got its name। ये जो सॉन्ग था, ये सॉन्ग पहली बार मार्सिलेस के वॉलेंटियर्स ने पेरिस, जब वॉलेंटियर्स पेरिस की तरफ मार्च कर रहे थे तब ये सॉन्ग गाया गया था। सो तब से इसका नाम क्या पड़ गया? मार्सिलेस। तब से इसका नाम मार्सिलेस पड़ गया। द मार्सिले इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और मार्सिले को अब नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस कह दिया गया। मार्सिले को अब नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस बना दिया गया। मार्सिले किसने लिखा था? मार्सिले की बात हो रही है तो रॉजर डी लाइन ने मार्सिले कंपोज किया था। और ये पहली बार मार्सिलेस वॉलेंटियर, जब वॉलेंटियर्स हमारे पेरिस मूव कर रहे थे, पेरिस में मार्च कर रहे थे, तब पहली बार उन्होंने मार्च करते वक्त इसको गाया था। और उसके बाद से मार्सिलेस ही हमारे फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। The Revolutionary War brought losses and economic difficulty to the people। जो रिवॉल्यूशनरी वॉर्स थे, रिवॉल्यूशनरी वॉर्स के कारण पीपल को बहुत सारा लॉस हुआ और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी वहाँ के लोगों को। While the men were away fighting at the front, लेकिन women are left to cope with the task of earning a living and looking after their family। क्या हुआ कि जो मेन थे वो युद्ध के लिए, जो मेन थे वो घर से बाहर चले गए, वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वो फाइटिंग करने चले गए। लेकिन जो वुमेन थी वो घर परिवार को संभाल रही थी। जो वुमेन है उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी, घर की अर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी वुमेन्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। Large sections of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of the society। और जो लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन था उन्होंने सबको कन्विंस किया कि ये रेवोल्यूशन अभी बहुत आगे जाएगा, जिसमें सारे मेन पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, उनको कन्विंस किया बिकॉज जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसमें पॉलिटिकल राइट्स किन्हें दिए गए थे? सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे। जो सोसाइटी में काफ़ी अमीर थे उन्हीं को क्या दिया गया था? पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे। एंड पॉलिटिकल क्लब बिकेम an important rallying point for people who wish to discuss government policy and plan their own forms of action। पॉलिटिकल जो क्लब था उसने क्या किया? पॉलिटिकल क्लब पर सारे पीपल, पॉलिटिकल क्लब एक इम्पॉर्टेंट प्लेस हो गई, वो एक रैलिंग पॉइंट हो गया जहाँ पे जो पीपल थे वो वहाँ पे इकट्ठा होते थे और डिस्कस करते थे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को एंड प्लान करते थे देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन, और वो प्लान भी करते थे देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। उस गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ वो कौन सा एक्शन लेने वाले हैं। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब वॉज दैट ऑफ द जैकोबिन विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। और
इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे ज़्यादा सफल हुआ, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, एंड जिसका नाम पेरिस के और विचगॉट और जैकोबिन का नाम कैसे पड़ा, उसका नाम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जॉकब एट पेरिस, और उनका नाम जो पड़ा कॉन्वेंट ऑफ सेंट जॉकब के नाम पे पड़ा, जो अब इस पॉलिटिकल ग्रुप का अड्डा बन गया था, जिनका नाम पेरिस के फॉर्मर मतलब कि ओल्ड या भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जॉकब के नाम पर उनका नाम पड़ा, और जो अब क्या बन गया था, ये एक पॉलिटिकल ग्रुप का प्लेस बन गया था, पॉलिटिकल ग्रुप की प्लेस बन गया था, या पॉलिटिकल ग्रुप्स का अड्डा बन गया था, वहीं पे ये सारी चीज़ें डिस्कस होती थी। एंड women too who had been active throughout this period formed their own club. जो वुमेन है जो इस पीरियड पे बहुत एक्टिव हो गई थी, उन्होंने भी अपना एक अलग से क्लब बनाया। एंड Section 4 of this chapter will tell you more about their activities and demand. Section 4 इस चैप्टर का आपको इनकी एक्टिविटी और डिमांड के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगा। एंड द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब belong mainly to the less prosperous section of society. जो मेंबर थे जैकोबिन क्लब के, वो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे वो मेनली प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब कि लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थी, मतलब कम फेमस या कम समृद्ध, प्रॉस्पेरस मतलब कि ज़्यादा अमीर नहीं थे, लिटिल बिट थे, उस सोसाइटी से लोग बिलोंग करते थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल, और इसमें कौन कौन थे, लाइक शॉपकीपर था, आर्टिशन थे सच एज शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉचमेकर, प्रिंटर, एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर्स इसमें इंक्लूडेड थे। देयर लीडर्स वॉज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है, and a large group among the Jacobin decided to wear long striped trousers similar to those worn by dock workers. उन्होंने क्या वियर किया था, लार्ज ग्रुप अमंग दी जैकोबिन डिसाइडेड, इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि अब से हम स्टार्ट करेंगे वियर करना लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउज़र वियर करेंगे, सिमिलर टू दोज वोन बाय डॉक वर्कर्स, जैसे हम सिमिलर टू दो जैसे कि डॉक वर्कर्स वियर करते हैं। And long striped trousers similar to those worn by dock workers, and this was to set themselves apart from the fashionable section of society, especially nobles who wore keen breeches. And इसमें ये भी कहा, ऐसा उन्होंने सोसाइटी के, ऐसा उन्होंने क्यों किया, दिस वॉज सेट टू देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम दी फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऐसा उन्होंने फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी खास तौर से अगर देखा जाए तो घुटनों तक पहनने वाले ब्रीचेस, घुटनों तक पहनने वाले ब्रीचेस कुलीनों नोबल से खुद को अलग करने के लिए किया। उन्होंने क्या किया, दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ, उन्होंने अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वो स्पेशली नोबल से अपने आप को अलग दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कीन तक ब्रीचेस को वियर किया। एंड ये ब्रीचेस and it was a way of proclaiming the end of the power
wielded by the wearers of key breeches, और यह ब्रिचेस पहनने वाले नोबल्स की पावर ये जो ब्रिचेस उन्होंने पहना ये शो कर रहा था कि अब हम नोबल्स की पावर को, उनकी सत्ता को ख़त्म कर देंगे, और उनकी सत्ता को ख़त्म करने का हमने ऐलान कर दिया है। ये ब्रिचेस पहन के उन्होंने इसको साबित किया। एंड दीज Jacobins came to be known as the Socular, literally meaning those without knee breeches। मीन्स कि जो जैकोबिन्स, इसलिए जैकोबिन्स को सोकुलात के नाम से जाना गया, जिनका वर्ड होता है, जिनका मीनिंग होता है, जिनकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है? बिना घुटने वाले। एंड जो सोकुलात थे, आई थिंक सोकुलात men wore in addition the red cap that symbolized liberty. Women, however, were not allowed to do so. और जो मेन थे, सोकुलात के जो मेन थे, उन्होंने रेड कलर की टोपी पहने हुए थे, और रेड कलर की टोपी हमने कल पढ़ा था कि वो बताती है कि वो इंडिपेंडेंट थे। वो क्या थे? इंडिपेंडेंट थे। लेकिन वुमेन्स को ऐसा करने के लिए अनुमति नहीं थी, या वुमेन्स को ऐसा अलाउ नहीं था उन्हें करना। इन द समर ऑफ 1792 the Jacobin planned as insurrections of a large number of Persians who were angered by the short supplies and high prices of food. 1792 के समर में जैकोबिन ने क्या किया? एक प्लान बनाया। Insurrection of a large number of Persians who were angered by Jacobins। सब एंगर थे, मतलब कि एक तो शॉर्ट सप्लाई हो रही थी किसी सामान की, और जब शॉर्ट सप्लाई होती है तो उसके प्राइजेस क्या होते हैं? हाई प्राइजेस ऑफ फूड। शॉर्ट सप्लाई होगी तो प्राइजेस, फूड के प्राइजेस बढ़ गए थे। तो 1792 में गर्मियों में जैकोबिन ने एक प्लान बनाया था। उसे गुस्सा लगी थी कि मतलब जो प्राइजेस है वो राइज कर रहे हैं, हाई प्राइस हो जा रहे हैं, लेकिन उसकी सप्लाई बहुत ही शॉर्ट है। तो उसने प्लान बनाया और लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन उसको लेकर, मतलब उसने एक प्लान बनाया कि हम अब बहुत बड़ा विद्रोह करेंगे, पर्शियन से मिलकर हम बहुत बड़ा अब विद्रोह करेंगे, क्योंकि शॉर्ट सप्लाई हो रही है और ये लोग जानबूझ के शॉर्ट सप्लाई कर रहे हैं और हायर प्राइस कर दे रहे हैं। On the morning of August 10, they stormed the palace of the Tuileries. On the morning of August 10, they stormed the palace of the Tuileries and massacred the king's guard and held the king himself as hostage for several hours। 10 अगस्त को क्या हुआ? 10 अगस्त की मॉर्निंग में उन्होंने ट्यूलरिए के महल पर हमला कर दिया और उन्होंने राजा के जितने भी गार्ड थे उन सबको मार डाला, और उस राजा को कई घंटों तक उन्होंने होस्टेज ऑफ सेवरल आवर्स तक, कई घंटों तक बंद करके रखा। कई घंटों तक उन्हें कैद कर राजा को
रखा और लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। और बाद में क्या हुआ कि असेंबली ने रॉयल फैमिली को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। रॉयल फैमिली को भी जेल में डालने का प्रस्ताव पारित किया। वोटेड से सेलेक्ट हुआ। इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शन हेल्ड हुए। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन ऑफ 21 years एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। और अब इसके बाद ये कहा गया कि जितने लोग 21 years ओल्ड हैं उनको वोटिंग का राइट होगा। 21 years ओल्ड लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट होगा। 21 years ओल्ड और उन्हें राइट मिल गया वोट करने का। और उन्हें किसका राइट मिल गया? वोट करने का राइट उन्हें मिल गया। दैट इज द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली था उसे हम कन्वेंशन कह रहे थे। ऑन 21 September 1792 it abolished the monarchy and declared France a republic. 21 September 1792 को इसने मोनार्क का एंड कर दिया। इसने मोनार्क को एबॉलिश कर दिया और डिक्लेयर कर दिया फ्रांस को एक रिपब्लिक। उसने मोनार्क को एंड कर दिया और डिक्लेयर कर दिया फ्रांस एज रिपब्लिक। एंड as you know, a republic is a form of government where the people elect the government, including the head of the government। उन्होंने क्या किया? जैसा आप जानते हैं, a republic form of government में क्या हुआ? where the people elect the government, people elect करती है गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग इसमें इंक्लूड रहते हैं जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो भी इसमें इंक्लूड रहते हैं। You can try and find out about some other countries that are republics and investigate when and how they became so। आप फाइंड कर सकते हैं there is no hereditary monarchy। अब वहाँ पे कोई भी हेरिडिटी मोनार्की नहीं। अब आप और भी कंट्रीज को देख के वहाँ पे फाइंड ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड लुई 16 was sentenced to death by a court on the charge of treason। means treason मतलब betrayal of one's country government, मतलब अपने गवर्नमेंट या अपने कंट्री से को धोखा देना, अपनी गवर्नमेंट और अपनी कंट्री को धोखा देना। इसलिए उन्हें क्या कहा गया? नो हेरिडिटी मोनार्की। मीन्स कि लुई 16 को हमारे कोर्ट ने देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। On 21 January 1793 he was executed Republic at the place of the law conquered। Place the law conquered। The Queen Mary Antoinette met with the same fate shortly after। Same fate shortly after meaning लुई 16 को सेंटेंस टू डेथ दे दिया गया कोर्ट ने और चार्ज क्या किया? ट्रीसन के द्वारा। ट्रीसन मीन देशद्रोह। लुई 16 को देशद्रोह कह के फांसी की सजा दे दी गई। और 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड। फांसी की सजा कोर्ट ने सुना दी और उन्हें पब्लिकली फांसी दी गई। पब्लिकली मीन्स 21 जनवरी 1793 को प्लेस दी लॉ कॉनकॉर्ड में
उन्हें पब्लिकली फांसी दे दी गई और द क्वीन मैरी एंटोइनेट उनका भी शॉर्टली इसके बाद राजा के बाद रानी का भी यही हाल हुआ। The reign of 3.1 आतंक राज। अब आतंक का भी राज था। The period from 1793 to 1794 is referred to as the reign of terror। मतलब 1793 और 1794 1 ईयर का जो ये पीरियड था ये एक आतंक का राज्य था। यहाँ पे क्या था? एक आतंक का युद्ध कहा जाता है या आतंक का राज्य था। Robespierre followed a policy of severe control and punishment। जो रोबेस्पियरे थे उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई वो पॉलिसी क्या थी? कंट्रोल एंड पनिशमेंट थी। उनकी पॉलिसी क्या थी? कंट्रोल एंड पनिशमेंट। ये पॉलिसी उन्होंने अपनाई। एंड all those whom he saw have been enemies of the republic। all those उनके हिसाब से as a republic ex-noble and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with revolutionary tribunal means उनके हिसाब से रिपब्लिक के जो एनिमीज थे वो पहला कौन था? कुलीन एवं पादरी, एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी, कुलीन एवं पादरी। सेकेंड, मेंबर्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टी, मेंबर्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज के वो मेंबर्स थे। एंड थर्ड, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन कंट्री who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and then tried by the revolutionary tribunal। means यदि उनके हिसाब से जो रिपब्लिक में जो भी उनके एनिमीज थे लाइक एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी मीन्स कुलीन एवं पादरी, सेकेंड मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी और इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विथ हिज मेथड। मतलब जो भी उनके मेथड से एग्री नहीं होता था उनको पनिशमेंट दी जाती थी, उनको अरेस्ट कर लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। अरेस्ट कर दिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था। और एक रिवॉल्यूशनरी जस्टिस द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। एक रिवॉल्यूशनरी पर्सन था और एक रिवॉल्यूशनरी जस्टिस द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि जज उन्हें दोषी पाता तो इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी they were guillotined। The guillotine एक डिवाइस है कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स है। गिलोटिन में 2 पोल्स हैं and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine who invented it। गिलोटिन ने क्या किया? 2 घंटों के बीच लटकते आरे वाले मशीन पे था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इनके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा।
आतंक राज या द रेजन ऑफ टेरर में क्या कहा गया था? द रेजन ऑफ टेरर में द पीरियड फ्रॉम 1793 से 1794 को रिफर किया गया था आतंक का युग या आतंक का राज। रोबेस्पियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सर्व कंट्रोल, उसने पॉलिसी फॉलो की कंट्रोल ऑफ पनिशमेंट की, और दोस्त whom he saw as being enemies of the public, और वो सबको एनिमीज, वो किस किस को एनिमीज देखता था, वो किस किस को अपना एनिमीज थे, उसके क्या हिसाब से रिपब्लिक में उसके कितने एनिमीज थे, जो एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी थे, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, और इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओल्ड पॉलिटिकल पार्टी, वो भी इसके एनिमीज थे। और अगर वो उसकी ओल्ड पार्टी मेंबर एग्री नहीं होते थे तो उनको अरेस्ट कर जेल में डाल दिया जाता था, उनको अरेस्ट किया जाता था और उनको अरेस्ट कर जेल में डाल दिया गया, और एक रिवॉल्यूशनरी जस्टिस द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। और यदि हमारे जज उन्हें दोषी पाते तो गिलोटिन पर चढ़कर उनका सर कलम कर दिया जाता। देन गिलोटिन दो खंभों के टू पोल्स के बीच में क्या किया जाता है कि उनके गले पर एक कलम, उनके गले को काट दिया जाता है, और गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते दो लटकती मशीन था, बीच लटकते एक मशीन थी। गिलोटिन इज अ डिवाइस consisting of two poles, a blade with which a person is beheaded, और उस ब्लेड से उस पर्सन का गला काट दिया जाता था, और उसी चीज से उनका नाम भी पड़ा डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। देन रोबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉ placing a maximum ceiling on wages and prices. That is, रोबेस्पियर गवर्नमेंट ने इशू किया लॉ और प्लेस किया, मतलब एक स्कीम बनाए, मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस। उसने क्या किया, सबके प्राइजेस को मैक्सिमम में बढ़ा दिया। मीन्स की जो लेबर थे और जो यूज की चीज़ें थी, मैक्सिमम सीलिंग ऑफ वेजेस और प्राइजेस सबके बढ़ा दिया उसने, प्राइजेस भी बढ़ा दिए और वेजेस भी इंक्रीज कर दिए। देन मीट एंड ब्रेड व रैशन, मीट और ब्रेड की राशनिंग कर दी गई, एंड पीसेंट्स व forced to transport their grain to the cities and sell at prices fixed by government. और पीपल को, किसानों को अपना जो क्रॉप था शहरों में ले जाकर किसानों को फोर्स किया गया कि वो ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके अपने ग्रेन्स को सिटीज़ में लेकर जा, और सेल इट टू द, जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया है उसी पर आप वहाँ पर सेल करें। And the use of more expensive white flour was forbidden. The use of जो वाइट फ्लोर था, मतलब जो वाइट फ्लोर था जो वॉज फॉरबिडन, उस पर रोक लगा दी गई। जो सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर क्या किया गया, रोक लगा दी गई, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली था। और सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेट ऑफ एग लाइट, सारे सिटीजन से कहा गया कि आप रिक्वायर्ड टू ईट द पेड डेगालाइट इक्वालिटी ब्रेड। सबसे कहा गया कि आप आटे से, मतलब गेहूं को पीसकर आटे से रोटी बनाकर आप वहाँ पर आप खाएंगे।
वहाँ पे रोटी बनाकर अब से आप लोग खाएंगे। और क्या, अ लोफ मेड ऑफ व्हीट, होल व्हीट से रोटी बनाकर आप लोग खाएंगे। और इक्वालिटी वॉज ऑल्सो साउट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेसेस। वहाँ पे क्या किया गया, सभी सिटीजन्स को कहा गया कि आप गेहूं से बने और वो इक्वालिटी का प्रतीक माने जाने वाले गेहूं से बनी चीज़ें, वो गेहूं से जो चीज़ें बनाई जाती है वो हमें क्या प्रेजेंट करती है, इक्वालिटी बताती है, ठीक है, उसका सिंबल बताती है। इसलिए हमें कहा गया कि आपको होल इक्वालिटी बताती है, इसलिए पेट जगह लाइट खाने के लिए आपको कहा गया। मीन्स कि समतर रोटी खाना इम्पोर्टेंट कर दिया गया, ठीक है वहाँ पर। और इक्वालिटी वॉज ऑल्सो साउट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। और इक्वालिटी वहाँ पे इस तरह भी लाई गई कि सब अपने स्पीचेस और अपने एड्रेसेस को अच्छे से मतलब आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई, या लोग अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग बता सकते हैं, संबोधन कर सकते हैं, बट इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मानसून सर्व एंड madam means ki madam means madam. All French men and women were henceforth citoyen, citizen, citoyen and citoyen. Citoyen and citoyen. Then churches were shut down and their buildings converted into barracks और offices. चर्चेस को बंद कर दिया गया और उनकी बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर दिया गया बैरक और ऑफिसेस में। और इसमें क्या किया गया, अगर आप देखें मानस्यूर एवं मदाम के स्थान पर अब सभी फ्रांस मैन एंड वुमेन को सितोएन एवं सितोइन नाम से संबोधित किया जाने लगा। और चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके प्लेस पर क्या कर दिया गया, भवनों को भी बंद कर दिया गया, बैरक या दफ्तर बना दिया गया। देन रोबेस्पियर ने अपनी pursued his policy so relentlessly that even his support began to demand modernization. रोबेस्पियर ने अपनी पॉलिसी को इतनी स्ट्रिक्टनेस से लागू किया कि उसके समर्थक भी रिलेंटलेसली मतलब त्राही करने लग गए। मीन्स कि रोबेस्पियर ने ऐसा परसुएड अपनी पॉलिसी को वो लेकर आए, इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके जितने भी चाहने वाले थे वो भी चिल्ला उठे। और फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय कोर्ट इन July 1794, arrested and on the second day sent to the guillotine. मीन्स कि रोबेस्पियर ने अपनी पॉलिसी को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके जितने भी सब्सक्राइबर जितने भी समर्थक थे सब चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ या त्राही। और जुलाई 1794 में न्यायालय, जुलाई 1794 में कोर्ट द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन पर क्या किया गया, उसे चढ़ा दिया गया। And source D that Robespierre persuaded his policy so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. रोबेस्पियर ने अपनी पॉलिसी को इतनी
इतनी अपनी पॉलिसी को रिलेंटलेसली मतलब पूरा रिलेंटलेसली सख्ती से लागू किया कि उसके जितने भी सपोर्टर्स थे उन्होंने भी डिमांड करना स्टार्ट कर दिया मॉडर्नेशन का। मीन्स कि उन्होंने भी ट्राई वो करने लग गए थे। That and finally he was convicted by court in July 1794, arrested और finally कोर्ट ने 1794 में उन्हें दोषी ठहराया और गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया। एंड ऑन द नेक्स्ट डे उन्हें नेक्स्ट डे ही गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया या गिलोटिन पर उन्हें भेज दिया गया या उनकी डेथ हो गई या उन्हें मार दिया। That what is liberty? Two conflicting views. What is liberty? Two conflicting views. That the revolutionary journalist Camille Desmoulins wrote the following in 1793. रिवॉल्यूशनरी जर्नलिस्ट है कैमलिन डेसमोलिन्स ने 1793 में ये लिखा था। ही वॉज एग्जीक्यूटेड शॉर्टली आफ्टर ड्यूरिंग द रेज्म ऑफ टेरर और उसके कुछ दिन बाद रेज्म टेरर के दौरान उन्हें फांसी दे दी गई। मतलब शॉर्टली आफ्टर एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी दे दी गई। Some people believe that liberty is like a child. कुछ पीपल को लगता है कि लिबर्टी एक चाइल्ड के मतलब बच्चे के समान है, which needs to go through a phase of being disciplined before it attains maturity. जिसे मैच्योरिटी होने तक एक डिसिप्लिन से गुजरना पड़ता है, एक डिसिप्लिन फेज से उसे गुजरना पड़ता है। क्वाइट द अपोजिट, पर सत्य कुछ और है, लेकिन क्वाइट द अपोजिट, लेकिन सत्य यू कैन से कि जो ट्रुथ है वो कुछ और है। लिबर्टी इज हैप्पीनेस, लिबर्टी हैप्पीनेस है, रीजन है, इक्वालिटी है, जस्टिस है। इट इज़ ए डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी हमारी हैप्पीनेस है, रीजन है, इक्वालिटी है, जस्टिस है और इट इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट है। यह डिक्लेरेशन क्या है? राइट है, यह अधिकारों का घोषणा पत्र है, यह राइट है। यू वुड लाइक टू फिनिश ऑफ ऑल योर एनिमीज बाय You will like to finish off all your enemies like guillotine them. मतलब आप अपने एनिमीज को कैसे फिनिश कर सकते हैं? सबको गिलोटिन कर सकते हैं, सबको गिलोटिन में भेज सकते हैं, गिलोटिन में फांसी दी जाती है। डॉक्टर गिलोटिन ने ही इसको इन्वेंट भी किया था। और गिलोटिन मीन्स कि आप अपने दुश्मनों का सर काटना चाहते हैं। And has anyone heard of something more senseless? क्या किसी ने एक व्यक्ति को उसके दासियों क्या इसमें बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या इसमें कोई बड़ी मूर्खता हो सकती है? Would it be possible to bring a single person to be scaffold without making 10 more enemies among his relations and friends? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दासियों, सगे रिलेटिव्स को एनिमीज बनाए बिना फांसी के तख्ते पर लाना क्या पॉसिबल है? क्या आप मतलब कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो स्लेव्स हैं, वो जब तक आपके एनिमी नहीं बनेंगे तब तक आप क्या उन्हें फांसी पे चढ़ाना क्या ठीक है? एंड on 7 February 1794, Robespierre made a speech at the convention, which was then carried by the newspaper, which was Moniteur Universel. Here is an extract from it. 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने
कन्वेंशन में भाषण दिया, कन्वेंशन में लेक्चर दिया, जो ल मोनिटेड यूनिवर्सल न्यूज़पेपर में छपा। और उसी भाषण का एक एक्सट्रैक्ट है यहाँ पर, जिसमें कहा गया था टू इस्टैब्लिश एंड कंसोलिडेट डेमोक्रेसी, to establish and consolidate democracy, to achieve the peaceful rule of constitutional laws, we must first finish the war of liberty against tyranny and trying to establish। उन्होंने क्या कहा, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना और डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है और कंसोलिडेट करने के लिए, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए और कंसोलिडेट सुदृढ़ करने के लिए क्या कहा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और द पीसफुल रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और जो पीसफुल हमें अचीव करना है, जो पीसफुल रूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में बने हैं। वी मस्ट फर्स्ट फिनिश द वॉर ऑफ लिबर्टी, हमें सबसे पहले फिनिश करना होगा हमारे वॉर को, लिबर्टी के वॉर को सबसे पहले फिनिश करना होगा। अत्याचारी मतलब किससे फिनिश करना है, अगेन टायरेनी से फिनिश करना है, मीन्स अत्याचारियों से फिनिश करना है। वी मस्ट annihilate the enemies of the republic at home and abroad, or else we shall perish। मीन्स कि हमें और डेमोक्रेसी के डोमेस्टिक एवं जो जितने भी बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, उन्हें मारना जरूरी है, अन्यथा हम क्या हो जाएगा, हम खुद ही नष्ट हो जाएंगे। रिपब्लिक में जो होम या अब्रॉड के जितने भी एनिमीज हैं सबको ख़त्म करना ज़रूरी है, अगर हमने उन्हें ख़त्म नहीं किया तो हम ही ख़त्म हो जाएंगे। एंड इन टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रिलाई ऑन टेरर, मतलब आतंक, जितना भी टेरर है बस कठोर है, और जितना भी रिवॉल्यूशन के दौरान जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो रिवॉल्यूशनरी के दौरान जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो हमेशा टेरर का सहारा ले सकती है, वो मतलब वो टेरर का सपोर्ट ले सकती है। टेरर इज नथिंग, टेरर कुछ नहीं है बट जस्टिस, स्विफ्ट, सर्व एंड इनफ्लेक्सिबल and is used to meet the most urgent needs of the fatherland. To curb the enemies of liberty through terror is the right of the founder of the republic. Is the right of the founder of the republic. Terror क्या है? टेरर एक बहुत ही, टेरर इज नथिंग, टेरर कुछ नहीं है बट वो क्या है, टेरर बस हमारा जस्टिस, स्विफ्ट, सेवरल एंड इनफ्लेक्सिबल, ठीक है, जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, फादरलैंड की ज़रूरतों को, अर्जेंट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया ही जाएगा। और जो टेरर के जरिए हम क्या करते हैं, टेरर का यूज़ इंडिपेंडेंट, जो टेरर है, टू कर्ब द एनिमीज ऑफ, हमें मतलब एनिमीज जो लिबर्टी के एनिमीज है उनको पकड़ना है, कर्ब करना है, उन पर अंकुश लगाना है, उनको रोकना है, और इज द राइट ऑफ द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक, और यही जो फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक है उनका राइट है, फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक का यही राइट है, यही राइट कहा गया है। एंड that जो पेज 15 दैट इज फोटो फिगर 10 में नानी वाले लिबर्टी देयर, एंड दिस इज वन ऑफ द रेयर पेंटिंग बाय वुमेन आर्टिस्ट। ये कुछ रेयर पेंटिंग है जो एक वुमेन आर्टिस्ट ने बनाया है। The revolutionary event made it possible for women to train with established painters and to exhibit their works in the Salon, which was an exhibition held every 2 years. The painting is a female allegory of liberty. That is, the female form symbolizes the idea of freedom. मतलब ये कैसी
रिवॉल्यूशनरी इवेंट के बाद ये पॉसिबल हो गया था कि जितने वुमेन्स के लिए पॉसिबल हो गया था कि वे स्टैब्लिश्ड पेंटर्स के साथ ट्रेनिंग कर सके और हर 2 साल में लगने वाले एक एग्जीबिशन है जो 2 साल में लगता है। उसमें आप अपने पिक्चरों को लगा सकते हैं और वहाँ पे आपकी फोटोज अगर किसी को पसंद आती है एग्जीबिशन में तो वो परचेज कर सकते हैं। Then our next topic is directory rules. Directory rules France में क्या कहा गया था कि the fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. जो जैकोबिन गवर्नमेंट के क्या हुआ था, जो जैकोबिन गवर्नमेंट है उनके पावर को सीज कर दिया गया था। उनके पावर को सीज करने के बाद जो हमारे मिडिल क्लासेस थे उन मिडिल क्लासेस के पास पावर आ गई थी और मिडिल क्लासेस के पास सत्ता भी आ गई थी, पावर भी आ गई थी। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट फॉल हो गई और इसके कारण जो मिडिल क्लास थे वो वेल्दियर हो गए और उनके हाथ में क्या हुई, पावर आ गई। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस विच डिनाई द वोट टू नॉन प्रोपेरिटाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और फिर उसके बाद क्या किया गया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया और विच डिनाइड द वोट। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करने के बाद से क्या किया गया, was introduced which denied the vote to non-proprietary section of society. और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया कि जो नॉन प्रॉपर्टाइड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को कहा गया। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल और इस कॉन्स्टिट्यूशन में 2 चुनी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया। प्रोवाइड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाया गया। These then appointed a directory and executive made up of 5 members। और इसमें इन एग्जीक्यूटिव्स में इस डायरेक्टरी में क्या किया गया, इनमें 5 देन अपॉइंटेड ए डायरेक्टरी और एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ, इसमें 5 मेंबर्स को बनाया गया और इन परिषदों ने 5 मेंबर्स वाली एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी को नियुक्त किया। 5 मेंबर्स वाली। देन इन्होंने क्या किया, एक डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव को बनाया 5 मेंबर्स से, जिसमें एंड दिस वाज मेंट एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन। फिर क्या किया गया कि ये जो प्रोविजन था, इस प्रोविजन के जरिए जो जैकोबिन का जो शासनकाल वाले एक व्यक्ति, मतलब जैकोबिन में क्या था, 1% सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से बचने की कोशिश की गई। एंड दिस वाज मेंट, एक सेफ गार्ड बनाया गया अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ऑफ पावर। मतलब एक सेफ गार्ड बना दिया गया था क्योंकि जो जैकोबिन में था वो कंसंट्रेशन ऑफ पावर सिर्फ 1 मैन एग्जीक्यूटिव था। 1 मैन एग्जीक्यूटिव अंडर द जैकोबिन के अंदर 1 मैन एग्जीक्यूटिव था कि उसी के हाथ में सारी पावर थी। तो इससे बचने का उपाय देखा गया, इससे बचने के लिए सेफ गार्ड बनाया गया।
However, the directors often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them. लेकिन जो डायरेक्टरों का अक्सर क्लैश होता रहता था लेजिस्लेटिव असेंबली से, हमेशा डायरेक्टर का क्लैश होता था लेजिस्लेटिव काउंसिल से, और वे झगड़ा होता था, और इसके कारण क्या होता था, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे क्या कर दिया जाता था, उसे डिसमिस कर दिया जाता था. And the political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator, नेपोलियन बोनापार्ट. और उसके बाद उन्हें क्लोज डिसमिस कर दिया जाता था. और जो डायरेक्टरी जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ दी जो डायरेक्टरी है उसके कारण क्या हुआ था, डायरेक्टरी जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी उसके कारण पेव द वे ऑफ द राइट, और इसके कारण एक रास्ता मिल गया मिलिट्री डिक्टेटर को रास्ता मिल गया, दैट इज नेपोलियन बोनापार्ट को एक रास्ता, मतलब राइज होने का एक रास्ता मिल गया. जब डायरेक्टर और लेजिस्लेटिव असेंबली में मतलब काउंसिल्स में लड़ाइयाँ होने लग गई और काउंसिल्स को डिसमिस किया जाने लग गया, तो एक रास्ता मिला नेपोलियन बोनापार्ट को अपने आप को आगे लाने का. मिलिट्री डिक्टेटर थे नेपोलियन बोनापार्ट. एंड थ्रू ऑल दीज changes in the form of government, the ideals of freedom. Through all these changes in the form of government, the ideals of freedom, of equality before the law, and fraternity remained inspiring ideals that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century. Government के through all these चेंजेस हुए फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में. इसके बाद क्या हुआ, द आइडल्स ऑफ फ्रीडम आया, आइडल्स आए फ्रीडम्स में. एंड इक्वालिटी, सब लोग लॉ में बिफोर द लॉ सब इक्वल है. एंड फॉर्मिटी, फ्रेटर्निटी रिमेन इंस्पायरिंग आइडियाज दैट मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट से फ्रॉम. क्या हुआ कि सब लोग इक्वल है एंड बिफोर, और जो फर्टिनिटी रिमेन इंस्पायरिंग आइडिया, और सब लोग एक आदर्श बने रहे, सब लोग वहाँ पे आदर्श बने रहे. और आदर्श बनने के अलावा क्या हुआ कि इन चीज़ों ने मीन्स चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फ्रेटर्निटी रिमेन इंस्पायरिंग आइडियाज़ के कारण इसने पॉलिटिकल मूवमेंट्स को काफ़ी मोटिवेट किया. और जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स मोटिवेट हुई वो फ्रांस में भी हुई और रेस्ट ऑफ द यूरोप में भी हुई. इस पूरे सेंचुरी में सब लोग क्या हुए, मोटिवेट हुए. इस पूरी सेंचुरी में सब लोग मोटिवेट हुए. एंड फिगर 11 क्या कह रहा है, द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट sought to mobilize the loyalty of its subject through various means. One of them was the means कि जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने बहुत तरह से जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट है उसने बहुत तरह से अपनी सब्जेक्ट, अपनी प्रजा, अपने सब्जेक्ट, अपनी जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए थी. बहुत तरीका उन्होंने अपनाया जिससे कि वो अपने प्रजा की वफादारी को हासिल कर पाए. वन ऑफ देम वॉज द स्टेजिंग ऑफ फेस्टिवल्स लाइक दिस वन. पहला क्या था, उन्होंने एक स्टेजिंग, एक फेस्टिवल किया लाइक द वन. Symbols from civilization of ancient Greece and Rome were used to convey the aura of a hallowed history. Means कि एक सिंबल उन्होंने एक गौरव इतिहास उन्होंने क्या किया, सिंबल यूज किया फ्रॉम द सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट ग्रीस और रोम व यूज. उन्होंने उनका सिंबल यूज किया कि उन्हें कन्वे करने के लिए द ऑरा ऑफ हॉलॉड हिस्ट्री से उन्होंने ये सिंबल यूज किया. एक कह सकते हैं एक गौरवमय इतिहास की आभा को मतलब बढ़ाने के लिए
एक हमारी हिस्ट्री को बढ़ाने के लिए उन्होंने सिंबल किसका यूज़ किया था? हिस्ट्री यूनान और रोम की सभ्यता से उन्होंने ये सिंबल लिया था। The pavilion on the raised platform in the middle, carried by classical column, was made of perishable material that could be dismantled. And जो आप ये मंच देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म के जो मिडल में कैरी किया गया है, उसके मिडल में क्या है? पायो बने, मिडल में कॉलम्स बनाए गए। मिडल कैरी बाय क्लासिकल कॉलम्स है और वो पेरिशेबल मटेरियल से बनाया गया है, दैट कुड बी डिसमेंटल, और उसे कभी भी तोड़ा जा सकता है। ये आई थिंक जो 6 पाव वाले कॉलम्स को खड़ा किया गया है, ये एक पेरिशेबल मटेरियल से बनाया गया है जिसे कभी भी तोड़ा जा सकता है। डिस्क्राइब द ग्रुप्स ऑफ पीपल, देयर क्लोथ, देयर रोल्स एंड एक्शन। यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको कहा गया है कि डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स।